नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे राज्यपाल के लक्ष्मण रेखा की। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल हो गया है, यानी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच ही ठन गई है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 10 विधेयकों को बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति की औपचारिक सहमति के अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। और यह कदम उसने ऐसे ही नहीं लिया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें इन विधेयकों को स्वतः स्वीकृत माना गया है। यह भारत में पहली बार है जब किसी राज्य ने बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के विधेयकों को लागू किया हो। इसे राज्य सरकार की स्वायत्तता और संघीय ढांचे की जीत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु सरकार के पास किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखा तो विवाद बढ़ गया। मामला सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद अदालत ने समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की भूमिका पर सख्त टिप्पणियां करते हुए मार्गदर्शक उपाय भी किए हैं। मंजूरी के लिए लंबे समय से लंबित तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वीकृत घोषित कर दिया और विधेयकों पर निर्णय के लिए 1 से 3 माह की समय सीमा भी तय कर दी। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल राज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसकी नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। उनसे अपेक्षा रहती है कि वह अपनी सत्तारूढ़ दल की पृष्ठभूमि या उससे निकटता के बावजूद संविधान के दायरे में भूमिका का निर्वहन करे। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि राज्यपाल को राज्य के मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ से निर्देशित होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की तैयारी में है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं के विधेयकों पर समय सीमा में निर्णय देने का निर्देश दिया गया था। सरकार का मानना है कि फैसले में कुछ बिंदु कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। दरअसल राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच खींचतान का मसला काफी पुराना है। केंद्र और राज्य के संबंध के तमाम मुद्दों पर परीक्षण के लिए बने सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में पक्षपात रोकने के लिए भी कई कदम सुझाए थे। फिर भी समय समय पर राज्य सरकार के फैसलों और विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने से संबंधित कई मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। इस बार शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु मामले में विस्तार से आदेश पारित किया है और राज्यपाल को संविधान का पाठ याद कराते हुए विधेयक के निपटारे के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। तो क्या यह राज्यपाल की कोई नई लक्ष्मण रेखा है? क्योंकि यह कहानी तो बहुत पुरानी है और सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं, कई राज्यों तक इसी तरह के किस्से यदा कदा निकलते सामने आते रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता सूर्य मैथिल साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर नेता सुनील अत्री साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी भी जुड़ गई हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर स्वाति आप ही से करते हैं। राजनीति में तो 2 मिनट के बाद भी जाया जा सकता है, लेकिन यदि इन बारीकियों के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो राज्यपाल बनाम राज्य और अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला या इंटरवेंशन, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? क्योंकि यदि जब समय सीमा तय की गई है तो क्या वह समय सीमा एट द अर्लीस्ट
उसमें भी कुछ ग्रे एरिया है, वो एट द अर्लीस्ट कब तक हो सकता है, कौन उसमें अपने विवेकाधिकार का उपयोग करेगा, ये सारी चीजें हैं जो लोग समझने को आतुर हैं। डॉक्टर स्वाति। देखिए, एट दी अर्लीस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि जो समय सीमा हम 1 महीने और 3 महीने की अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, वो हम ये मान के चलते हैं कि हर जगह और हर सर्कमस्टांसेस में हम एक स्पेसिफिक समय सीमा से किसी भी चीज को बांध नहीं सकते जी। इसलिए कुछ ना कुछ विवेक का हमारे को प्रावधान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब कोई भी डिसीजन 30 दिन में देना नामुमकिन है या 3 महीने में देना नामुमकिन है, इसीलिए वो एट दी अर्लीस्ट वाला स्टेटमेंट रखा गया है। जहां तक देखा जाए कि राज्यपाल की क्या पावर्स होनी चाहिए, हमेशा शुरुआत से ये मान के चला गया था कि राज्यपाल जो भी है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ के जो संवैधानिक पद उनका है उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। कहीं ना कहीं किसी हद तक हम मानते हैं कि यहाँ पर जो लेटेस्ट तमिलनाडु का हमारे सामने सिचुएशन आई है, काफी समय से ये जो विधेयक है ये लंबित थे। समय सीमा 1-2 नहीं बल्कि 10 विधेयक ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे और इसीलिए उच्चतम न्यायालय को यहाँ पर दखलंदाजी करनी पड़ी और उन सभी विधेयकों को उनको पारित करना पड़ा अपनी 142 आर्टिकल 142 की पावर्स को इन्वोक करते हुए। तो विवेक तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये जानना कि 30 दिन का एक बेंचमार्क बना देना और 90 दिन का एक बेंचमार्क बना देना और ये सोचना कि हर सिचुएशन में ये बेंचमार्क फिट हो जाएगा, ये कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने ये वहां पर एक जिसे कहते हैं आप राइडर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एट दी अर्लीस्ट का राइडर, जहां पे थोड़ा सा लेवरेज कहीं ना कहीं इस संवैधानिक पोस्ट के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, अब रुक करते हैं मैथिल साहब आपका। देखिए, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ये बातें लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि जिस संघीय ढांचे की हम बात करते हैं और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की भी हम चर्चा करते हैं, ऐसे में यह अंतर कलह कहिए, विरोध कहिए, जो राज्य बनाम राज्यपाल के बीच खूब निखर कर उभर कर सामने आता है। और अब एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट को तो आप लोग सभी राजनीति से ऊपर ही रखेंगे, सर्वोच्च एपेक्स बॉडी है जो डिसाइड करती है कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसे में आपको लगता है यह जो सख्त टिप्पणी है, एक विस्तार से दिया गया फैसला है, इससे एक बार सबको सोचने और समझने की जरूरत है कि 1 मिनट के लिए राजनीति से चीजों को परे रखकर जो चीजें संविधान में निहित है उस अनुसार ही कार्य किया जाए। सूर्या मैथिल साहब, आपका ओपनिंग रिएक्शन सर। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज संविधान निर्माता और हम सबके आदरणीय भारत रत्न श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है। पहले तो उनको शत नमन। अब आपने कहा कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश को जो है वो कैसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस देश के अंदर कोर्ट जो भी आदेश देता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, वो स्वीकार है, लेकिन उसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है, उसमें रिव्यू पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डालने जा रही है, क्योंकि ये जो आदेश आया है इसमें कई तरह के विरोधाभास हैं। जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस पादरीवाला ने इस पे एक आदेश पारित किया कि कोई भी जो विधेयक है वो 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, इससे देश के संघीय ढांचे को एक चोट, जैसा कि मैं समझता हूँ, वो पहुंच रही है, क्योंकि ये सीधा सीधा देश की विधायिका के साथ देश की जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो एक स्ट्रक्चर हम लोगों के सिस्टम में है, उसके ऊपर सीधा सीधा एक डायरेक्शन देकर कुठाराघात है, उनकी शक्तियों में एंक्रोचमेंट है। इसी को लेके रिव्यू पिटीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करने जा रहा है। और मजे की बात, मैं पढ़ रहा था आज कि इसके अंदर जो हवाला दिया गया है वो शायद पाकिस्तान को लेके दिया गया, कि पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की जो
चीजें हैं वो होती हैं, वहां पर इस प्रकार से रोका नहीं जाता जल्दी ही। और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हम लोग जो है वो अप्रूवल दे देते हैं बिल का। तो भारत के अंदर बहुत सारे जो है मैं कहूँ कि उदाहरण है। भारत के अंदर भारत का संविधान अपने आप में सर्वोच्चतम संविधान है विश्व में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस जो आदेश है, इस आदेश के अंदर रिव्यू पिटीशन बनता है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देने जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर कुछ कहने को बचता नहीं। कुछ नहीं बचता है, मैं समझ गया। बस एक सिंपल सा मेरा सवाल है, उसका सिंपल से ही आपसे जवाब की भी उम्मीद करते हैं। आपने एक तरफ कहा कि अदालत का फैसला स्वीकार है, यदि स्वीकार है तो फिर पुनर्विचार क्यों? देखिए, देश में लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र के अंदर सबको जो है अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और सरकार को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जस्टिस न्यायमूर्ति पादरीवाला जी ने जो भी आदेश पारित किया है, जब तक उसकी रिव्यू पिटीशन पे कोई आदेश नहीं आता तब तक तो इस देश के संविधान के अनुसार को स्वीकार किया जाएगा। ठीक। अगर कल को जो एकल पीठ ने आदेश पारित किया है, अगर वो डबल बेंच या संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाकर वो विषय पलट जाता है, तो उसके बाद एक ये हिस्टोरिकल मार्केबल जो है आगे का फैसला आएगा। ठीक है, ठीक है। सुनील अत्री साहब, आप लोगों को सुन रहे हैं। लोगों से मेरा मतलब है अपने काउंटर पार्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने सुना। कुछ वक्त के लिए ये सोचने समझने की जरूरत थी कि एटलीस्ट हम इसमें राजनीति को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी ने यह फैसला सुनाया है, उसने कई चिंताओं को भी प्रकट किया है। क्या इन चिंताओं के मद्देनजर आपको लगता है कि जिस लोकतंत्र का हवाला दिया जाता है, उसी लोकतंत्र के अंदर इस तरह सुप्रीम अदालत को सख्त टिप्पणी भी करनी पड़ती है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कानून तो बना है, लेकिन कानून सही से पालन भी हो रहा है क्या? अत्री साहब जी, सुप्रीम कोर्ट जो है कभी कभी जागती है और उस जागने से भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। और इस सरकार में मोदी जी के टाइम में जो भी घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, ये सबको मालूम है। और राज्यपाल जो है वो राज्यपाल का जो दायित्व है उसकी गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। इसका उदाहरण हमने बंगाल में भी देखा है, महाराष्ट्र में तो चीरहरण हुआ है। मतलब जो दल बदल का वो जो था, जिसका 2 महीने में 3 महीने में निपटारा होना था, वाई के चंद्रचूड़ उस फाइल को ही दबा के बैठ गए। 3 साल तक उसका फैसला ही नहीं होने दिया उन्होंने। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? और ईडी का और सीबीआई का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है, ये इस बात से खुश ना हो। ये समय फिर पलटेगा और ये जो चीज कर रहे हैं वो इनको भोगनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि 10-10 फाइलें तुम दबा के बैठे हो। एक जिसका निपटारा 1 महीने में या 15 दिन में होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सरकार महाराष्ट्र में रही है या मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, क्या वहां भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं हो रहा वहां पर ऐसा। वहां फाइल जाती है और अगले दिन साइन होकर निकल जाती है। मैक्सिमम 1 वीक में वो फाइल क्लियर होती है। आप उठाकर देखिए, तमिलनाडु है, दिल्ली का उदाहरण आपने देखा था कि एलजी ने क्या यहाँ पर जो है तांडव किया हुआ था, वो सबको सामने। लेकिन ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। आज तुम पहले कितनी सीट थे, अब तुम लंगड़ी सरकार है तुम्हारी, कब तुम्हारी बैसाखियां फिसल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बोले जरा भाषा को आ रहे हैं, मर्यादा में रखेंगे। बीच आ रहे हैं सूर्या साहब, आपके पास भी आएंगे। प्लीज सर, इनको फिनिश कर लेने दीजिए प्लीज। नहीं बोलिए, भाषा का मर्यादा रखेंगे। ठीक है, सुनने की ताकत रखिए। ठीक है, प्लीज सर, ये संजीदा टॉपिक पर डिबेट है सर, इसमें हम लोग आपसी वाद विवाद में ना जाएं, ये मेरी गुजारिश है आप सभी से। प्लीज सर, प्लीज सूर्या साहब 1 मिनट, अत्री साहब 1 मिनट, प्लीज सर, मुद्दे पे हम लोग बातचीत करें। आपको डिबेट कर रहे हैं,
आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैनर साहब रखो ना भैया, बदतमीजी अपने साथियों को। ठीक है सूर्या साहब, प्लीज बातें रख दी गई सर, प्लीज। जब आप बोल रहे थे हम चुप थे। ठीक है अत्री साहब, प्लीज बोलिए। हम चुप थे। मैंने तो नहीं कहा बैंकॉक रिटर्न जाके वापस मालिश कराता है। ठीक है सूर्या साहब, प्लीज 1 मिनट आप ही धैर्य रख लीजिए सर। बदतमीजी करेंगे, बोलिए अत्री साहब, प्लीज। मैंने कहा पप्पू को क्या, पप्पू को बोला बैंकॉक रिटर्न को कि नहीं मालिश कराता है बैंकॉक में। कि जब इनके मैंने बोला क्या? बात हो जाती है तो ये बदतमीजी करेंगे, चिल्लाएंगे, ये इनकी आदत है। मैं ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ उनसे बोलिए, अरे भाई, सबके भाषा में बोलेंगे। ये बदतमीजी करेगा अगर बाज नहीं आएंगे। प्लीज आपसी पर्सनल वाद विवाद में हम लोग ना जाए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें राज्यपाल की एक तरह से लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहद संजीदा पॉइंट और है डॉक्टर स्वाति, इसलिए एक बार रुख आपका ही हम फिर से कर लेते हैं। एक बात जो समय सीमा एट द अर्लीस्ट वाली बात तो हमने कर ही ली, दूसरी बात यह है कि यदि जो समय सीमा तय भी की गई है राष्ट्रपति के लिए हो राज्यपाल के लिए, यदि उस तरह से चीजें रिस्पॉन्ड ना करें, अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, यानी आदेश का पालन जो नियत के हिसाब से वह नहीं करते हैं, तो क्या उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के श्रेणी में भी माना जा सकता है या नहीं? बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए, जब एक बार एक ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया और उसके बावजूद अगर कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया, क्योंकि अगर हम पास्ट में जाएं तो 1983 में सरकारिया कमेटी रखी गई थी जी। सरकारिया कमेटी वाज मेड अंडर जस्टिस सरकारिया, उसमें 3 मेंबर की कमेटी थी जिसमें ये खास तौर पर ये प्रावधान रखा गया था कि ये जो इंडिया का ड्यूअल सिस्टम, फेडरल सिस्टम है, मतलब स्टेट और सेंटर के लेवल पे जो ये गवर्नमेंट चलती है, इसको बरकरार रखा जाए और इसमें सेंटर को एक मजबूती दी जाए ताकि देश की अखंडता बनी रहे। उस चीज को देखते हुए ये सिस्टम रखा गया था और इसीलिए ये एक जिसे कहते हैं इंडियन जुडिशरी को एक स्ट्रांग होल्ड दिया गया था कि अगर कोई भी संवैधानिक प्रावधान से, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, अगर वो इस चीज से हिलते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का एक जो सिस्टम है ना उसको बनाया गया था। क्या ही उस सिस्टम की एफिकेसी रहेगी अगर कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बावजूद उन ऑर्डर्स का पालन ना हो। इसीलिए अगर ऑर्डर पास नहीं होते हैं तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट की श्रेणी में रखा जाएगा उसको। ठीक है सूर्या साहब, आप लोग बातचीत कर रहे थे लेकिन हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि प्लीज सर इस टॉपिक पर रहिए, इसकी संजीदगी बहुत ज्यादा है और इसीलिए एक सवाल मैं आपसे भी स्पष्ट तौर पर पूछता हूं कि डॉक्टर साहब बाबा साहेब की आज जयंती है, आपने उल्लेख भी किया। डॉक्टर बाबा साहेब ने भी एक वक्त संभवतः कोट किया था या उसका आशय एटलीस्ट इतना कहा जा सकता है कि संविधान तो बहुत खूबसूरती से बना है, कानून तो खूबसूरती से बना है, लेकिन यदि उसे पालन करने वाले लोग अच्छे ना हो या उनकी नीयत साफ ना हो या उनके विचार अच्छे ना हो तो ये बहुत सुंदर प्यारा संविधान या कानून भी इसका रिजल्ट जो इफेक्टिवली देना चाहिए या दिया जाना चाहिए वह नहीं हो पाता है। ऐसा भी उनका आशय था। तो क्या हम सब अक्रॉस पार्टी लाइंस ये चीज बैठकर नहीं सोच सकते हैं कि जो चीजें डेकोरम के तहत या जो चीजें एक गाइडलाइन के तहत हो जानी चाहिए वह हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के गलियारे तक वो सारी चीजें पहुंचे ही नहीं? इतना रेजिस्टेंस क्यों हो गया है सर आज हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर में? सूर्या साहब। कुणाल जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आदेश पारित हुआ है, इस आदेश के अंदर जो प्रेरणा दी गई है वो अमेरिका के संविधान और पाकिस्तान के संविधान से ली और जहां तक मेरी विधिक जो समझ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ में बैठे हैं, ऐसा कोई आदेश आज तक इस देश में पारित नहीं हुआ किसी भी अदालत न्यायालय के माध्यम से जिसमें की प्रेरणा जो है पाकिस्तान से ली गई हो और अमेरिका से ली। वहां के संविधान की धाराओं का यहाँ पर उल्लेख किया, पहली चीज। और जहां तक जब से यह आदेश आया है उसके बाद से इस देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम में जितने भी न्यायमूर्ति हैं, बहुत सारे न्यायमूर्ति जो है ऑफ द रिकॉर्ड हैरान दिए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, उनकी शक्तियां असीमित है लेकिन एक दायरे में है। यदि बिगर किसी रेफरेंस के आप कोई नया कानून या नई चीज तय कर देते हैं तो उस चीज का रिव्यू होना अत्यंत आवश्यक। और इस चर्चा के अंदर यदि हम लोग कहे कि अब ये हो गया तो इसका रिव्यू बचा हुआ,
और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के आदेश को ये दिया गया है उसकी प्रेरणा पाकिस्तान से और अमेरिका से ली गई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस रिव्यू में जब जाया जाएगा देश की सबसे बड़ी अदालत की संवैधानिक बेंच में, तो रिव्यू पिटीशन में तो शायद इसके में कहीं ना कहीं करेक्शन आए। तो सर आप जिस प्रेरणा की बात कर रहे हैं वो इंस्पिरेशन है, रेफरेंस है, या फिर आप जो अदालत का फैसला है उसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं? ये इरादा मंशा क्या है? ना, मैं केवल और केवल आदेश में जो बातें लिखी हैं मैं उसको ही यहाँ कोट कर। ठीक। मैंने विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो संविधान है उनके अनुच्छेदों का यहाँ पर जो है उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, उसके बाद ठीक जल्दी सर उन टेक्निकलिटीज में बिना जाए हुए एक विवेक से यदि हम लोग ना टेक्निकलिटी सुनिए मेरी बात सुनिए। देश में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संविधान को है। और संविधान में जो लोकतंत्र है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, ठीक है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा है, संसद। और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है वो अपने विवेक के अनुसार दिया है। अगर वहां पर कोई ऐसी चीज है, गुंजाइश है जिसका रिव्यू हो सकता है, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। और मेरा निवेदन है कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप खूब बोलिए, आप खूब रखिए अपने विचार, लेकिन मर्यादित भाषा में। ठीक है सर, ओके, बताइएगा कि आप पप्पू पार्टी के नेता। सूर्या साहब हो गया, प्लीज आप भी मत कीजिए ना सर, आप तो कम से कम बड़ा दिल दिखाइए। चलिए ठीक है, अत्री साहब आपने सुना कि वो भी अब काउंटर पिटीशन फाइल कर दिए हैं या करने वाले हैं, वो उस ओर इशारा कर रहे थे। ऐसे में इस जजमेंट को लेकर या इस फैसले को लेकर के अब फिर से रिव्यू पिटीशंस वगैरह जो डाली जा रही है, इसमें आप कुछ राजनीति देख रहे हैं या जिस लोकतंत्र का हवाला सूर्या साहब दे रहे हैं वो सब कुछ वैसा ही? इसमें राजनीति है, इसमें हो सकता है कि कुछ जजेस का भी ट्रांसफर हो जाए। आपको एक चीज और बता दूं, बगैर पाकिस्तान के कोई बात पूरी नहीं होती। हाँ, हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है कि अभी मोदी जी के शासन में ही हमारे जम्मू कश्मीर में एक अटैक हुआ था और पाकिस्तान के अधिकारियों को हाथ जोड़ के बुलाया गया, साहब देखिए आपने अटैक किया, और वो पूरी टीम आई है वहां पर देखने के लिए। मतलब ये सूर्या साहब प्लीज उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा सर, आप ऑब्जेक्शन दीजिएगा सर प्लीज। पाकिस्तान तुम बिरयानी खाने जाते हो बगैर न्योते के, बेशर्मी से। यार ये तरीका है, बगैर पाकिस्तान के तुम्हारी बात पूरी नहीं होगी। सूर्या साहब प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट बोलते रहेंगे। अरे भैया देखिए प्लीज इसे राजनीति का खड़ा ना बनाइए। मैंने निवेदन किया था आप दोनों से, लेकिन आप दोनों आपसी प्रत्यारोप आरोप में ऐसे उलझे। डॉक्टर स्वाति एक फाइनल क्लोजिंग कमेंट आपसे भी ले लेते हैं। अब आप इस पूरे जो फैसला आया है और इसको लेकर के जो अब रिव्यू पिटीशन वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, अब आप इसको आगे वे अहेड के रास्ते पर कैसे देख रही हैं? क्या इसमें भी कई सारी अड़चनें भी और आ सकती हैं? देखिए, रिव्यू पिटीशन का जहाँ तक सवाल है तो वो इनका लीगल राइट है। रिव्यू का प्रोविजन संविधान ने ऑलरेडी जो दिया हुआ है, जो हमारी जितने भी रूल्स बने हुए हैं उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया है तो उस डिसीजन के खिलाफ अगर आप चाहते हैं रिव्यू में आए तो आए। बट इस केस में जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हवाला दिया, तो वो मैं कहूंगी एक रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक एग्जाम्पल की तरह दिया गया। वही मैं सोच रहा था, यूएस का भी एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ। जो जस्टिस पर्दीवाला का जो कहना था वो ये था कि भाई बाकी देशों में भी ये कोई अजूबी चीज हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इंडिया में जो भी गवर्नर हैं उनसे, बाकी देशों में भी ये चला आ रहा है कि आप अनंत काल तक तो एक विधेयक पर नहीं बैठ सकते ना जी, कहीं ना कहीं तो आपको उसको पास करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं कहाँ आएगा उसके लिए एक टाइम लिमिट, एक आपके पास बेंचमार्क होना चाहिए। तो इस करके ये एग्जाम्पल दिया गया था। इस एग्जाम्पल को मतलब अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया जाए तो वो चीज मैं सही नहीं मानती। ठीक है, मैं समझ गया। मैं कहीं फैसला तो लेने की जरूरत है ना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल फैसला लेने की जरूरत है, नहीं तो ये 10-10 विधेयक कल 100 बन जाते, परसों 1000 बन जाते। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए बात जो निकली है क्या वह दूर तलक जाएगी? कहने का मतलब है आदेश आया, अब उस आदेश को चैलेंज करने के लिए एक पुनर्विचार याचिका, यानी सब कुछ संविधान के इर्द गिर्द घूमते हुए यह सवाल भी छोड़ के जाता है कि क्या
जो चीजें यथावत होनी चाहिए, जिसमें कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, क्या उसमें भी अब यही सब होगा? मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।